बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मिलर एंड हार्ले के सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वाई आर मोर सेल स्मॉल, या हम इसके अल्टरनेटिव टर्म यूज़ करें तो हम क्या कहेंगे कि वाई मोस्ट ऑफ द सेल आर नॉट लार्ज, कि ज़्यादातर सेल जो होते हैं उनका साइज़ कम क्यों होता है। इन दोनों क्वेश्चन का आज आंसर हम तलाश करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेल जो है उसका साइज़ कम क्यों होता है, क्योंकि सेल की जितनी भी एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जितना ज़्यादा सेल का साइज़ कम होगा, न्यूक्लियस के लिए सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना उतना ही आसान होगा। जैसे जैसे सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है तो न्यूक्लियस को सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, उसकी ऑर्गेनेलीज़ के फंक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, सेल का साइज़ जो है उसको कम से कम ही रखता है। अब न्यूक्लियस किस तरीके से कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस जो है वो या तो मैसेंजर आरएनए के थ्रू या जीन्स के थ्रू जो होता है सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मैसेंजर आरएनए या जीन्स ये जाके क्या करते हैं, डी कोडिंग करते हैं। तो ये डी कोडिंग ये मैसेंजर आरएनए या जीन्स खुद जाके नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वो एंजाइम के थ्रू करवाते हैं। अब जीन्स जो है कहीं पे भी अगर देखें हमारी बॉडी के अंदर, वो खुद नहीं जाता बल्कि क्या करता है, एंजाइम को भेजता है। एंजाइम आपको पता है वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, और रिएक्शन के अंदर खुद यूज़ नहीं होते बल्कि उस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। अब रिएक्शन जो है वो जितनी कम स्मॉल विसिनिटी के अंदर होगा उतना ही वो क्या करेंगे, एंजाइम मोर एफिशिएंट वर्क करेंगे और जल्द से जल्द उस रिएक्शन तक पहुंच जाएंगे। जैसे आप देखेंगे अगर आपके मसल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाएं, तो आपके मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर एक आपने देखोगा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू क्या किसके अंदर, पायरोविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये रिएक्शन जो इसी रिएक्शन के लिए एंजाइम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होता है। तो अगर वो एंजाइम या ये रिएक्शन जो है वो दूर होगा तो एंजाइम उस रिएक्शन तक लेट पहुंचेगा, तो इसलिए क्या है, वो रिएक्शन जो होता है वो स्लो हो सकता है। तो इसलिए न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो कम से कम होगी, वो सेल के लिए फेवरेबल है। तो इसलिए जो न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं, सेल की एक्टिविटी को एफिशिएंटली वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तब जब कि सेल का साइज़ क्या हो, कम से कम हो। अब तीन फैक्टर आते हैं जब सेल का साइज़ जब इंक्रीज़ होता है, तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले आता है रेडियस है, सरफेस एरिया है और वॉल्यूम है। वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरफेस एरिया क्या है। सरफेस एरिया हम कहते हैं कि एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज, मतलब वो एरिया जो एक्सचेंज के लिए अवेलेबल है। मतलब सरफेस एरिया जैसे भी किसी चीज़ का इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उस चीज़ का एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो फोल्डिंग होती हैं या विलाई और माइक्रो विलाई, इन सब का पर्पज़ क्या होता है कि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा दें। जिस तरह सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन जो होती है वो मोर से मोर होगी। तो जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो क्या होता है, वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। और उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने देखा होगा क्रिस्टी होते हैं, वो फोल्डिंग सी, उनका पर्पज़ भी ये होता है कि वो उनका क्या करे, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, जो वर्क हो रहा था वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। उसके अलावा जो सरफेस एरिया जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, सेल का वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ता है, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ता जितना क्या होता है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। सेल जो सरफेस एरिया है सेल का, जो ये वाला हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ये सेल के लिए फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू अगर सेल का वॉल्यूम जो इसका ये सेलुलर कंटेंट या हुजम जिसको हम कहते हैं, ये इंक्रीज़ होना ये सेल के लिए फेवरेबल नहीं है, बल्कि क्या फेवरेबल है सेल के लिए कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो। ठीक है, अब सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सरफेस एरिया, या रेडियस वगैरह ये दोनों ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सरफेस एरिया कम होता है, वो सेल के लिए फेवरेबल नहीं होता, बल्कि सरफेस एरिया का ज़्यादा होना वो सेल के लिए फेवरेबल है। अब वॉल्यूम जो है वो कैसे बढ़ता है वो हम देखते हैं कि अब ये अगर एक जो सेल है इसका साइज़ कम है, जब इसका वॉल्यूम कम है तो मतलब क्या है कि इसका सरफेस एरिया क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कम होगा तो जाहिर सी बात है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये लार्ज साइज़ का जो सेल है इसका क्या है, वॉल्यूम से मुराद क्या है, उसका सेलुलर कंटेंट, ये अंदर वाला हिस्सा, अगर ये बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम का इंक्रीज़ होना सेल के लिए फेवरेबल नहीं है, बल्कि सरफेस एरिया का इंक्रीज़ होना सेल के लिए फेवरेबल है। अब जब वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, सेल के अंदर जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो उसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
अब और उसके बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए सेल के लिए फेवरेबल नहीं है। बल्कि सेल के लिए फेवरेबल क्या है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो। अब इसी तरीके से रेडियस जो है वो थर्ड पे आता है। रेडियस क्या है, सपोज करें आप ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान वाला ये हिस्से को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। जैसे जैसे सेल का रेडियस इंक्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। जब रेडियस और वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो उतना नहीं इंक्रीज होता जितना ये दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। वॉल्यूम और रेडियस का इंक्रीज होना सेल के लिए फेवरेबल नहीं है, बल्कि सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज होना सेल के लिए फेवरेबल है। तो इस तरीके से जो सेल जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने साइज़ को कम ही रखते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सेल का साइज़ ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं होता, वो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया कि अगर सेल का साइज़ कम से कम होगा तो एफिशिएंट वो एक्सचेंज करेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जब सेल का वॉल्यूम कम होता है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसके अलावा जो डिमांड है उसकी, सेल का अगर साइज़ कम है तो उसकी डिमांड भी कम होगी, और उसका नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह वो क्या होगा, कम से कम प्रोड्यूस होगा। और कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, स्मॉल साइज़ के सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज साइज़। और दूसरा आपने देखा होगा कि लार्ज साइज़ के एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं होते। लेकिन जो स्मॉल साइज़ के होते हैं एनिमल्स वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है और उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो क्या होगा, एक्सचेंज उनका ज़्यादा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। तो इसलिए जो स्मॉल साइज़ के एनिमल होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं। जो लार्ज साइज़ के होते हैं एनिमल्स वो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। उसकी रीज़न यही है कि उनका, क्योंकि सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियस क्योंकि सेंटर के अंदर होता है, उसको सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाज़ का जो एंजाइम सेल के लिए रिएक्शन के लिए चाहिए होते हैं वो जब पहुँचते हैं उनका ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसलिए सेल का साइज़ क्या होता है, कम से कम होगा, वो क्या है, एनिमल्स के लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है। अब सेल्स जो होते हैं, कुछ जो होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है। मैंने आपको बताया सेल का साइज़ ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, बल्कि सेल का साइज़ हमेशा क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, दरमियान में होना चाहिए। अब जैसे ब्लास्टोमियर हैं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद, जो क्लीवेज के बाद सबसे पहले जो बनते हैं सेल, वो उनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर या कैंसर सेल। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन अगर आपने करनी होती है, इनका क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ का होता है और जो इनका साइटोप्लाज्म है वो कम होता है। अब जब साइटोप्लाज्म कम है और न्यूक्लियस ज़्यादा है तो इसलिए इनका साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और दूसरा, इनके अंदर आपने देखा होगा कैंसर सेल के अंदर एबिलिटी या एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर एबिलिटी होती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं रैपिडली। इसलिए क्योंकि इनका साइज सेल का बहुत ज़्यादा कम होता है तो इसलिए कोई भी ज़्यादा ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो सेल का साइज़ बहुत ज़्यादा कम होना, जैसे कैंसर सेल का या एम्ब्रियोनिक सेल का, इनका साइज़ बहुत कम होता है, इनका न्यूक्लियस ज़्यादा साइज़ के अंदर होता है, बड़ा होता है, और इनका साइटोप्लाज्म कम होता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए भी नहीं फेवरेबल नहीं है, सेल का साइज़ बहुत ज़्यादा कम होना। और दूसरा, जो ऑर्गेनेलीज की एग्जिस्टेंस के लिए भी सेल का कम साइज़ जो है वो फेवरेबल नहीं है। इसलिए जो सेल का साइज़ जो है वो क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सेल का साइज़ और क्या ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। तो ये दोनों केस के अंदर क्या होता है, सेल के लिए फेवरेबल नहीं है, बल्कि सेल के लिए फेवरेबल क्या है कि उसका साइज़ इंटरमीडिएट हो, दरमियाना होता है, कि न्यूक्लियस आसानी से उसकी तमाम एक्टिविटी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। स्टूडेंट, आज का था ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को अगर प्रिपेयर करना हो तो आप मिलर एंड हार्ले के 5th एडिशन से, 10th एडिशन से और कैम्पबेल की बुक से, इन तीनों बुक से आपने इस लेक्चर को प्रिपेयर करना है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।